Hello students, my name is Sachin Kumar, your physics teacher. In previous classes, I have discussed about the charge and their properties. और चार्ज के फंडामेंटल बिहेवियर के बारे में भी हमने जाना था, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। आज के इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ और टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अ कंडक्टर। कंडक्टर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट फ्रीली होता है एक बॉडी से अनदर बॉडी में। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है एक बॉडी से अनदर बॉडी में इजीली ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार के सब्सटेंसेस कंडक्टर कहलाते हैं। अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, ठीक है, मेटल्स, एसिड्स, दीज आर द एग्जांपल्स रिलेटेड विद कंडक्टर। तो वी कैन राइट द डेफिनेशन। अ सब्सटेंस by which electric charge can flow from one body to another is called कंडक्टर। एग्जाम्पल्स: ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज। एग्जाम्पल के रूप में लिए जा सकते हैं मेटल, एसिड, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कंडक्टर को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर, जस्ट लाइक अपोजिट, इसका अपोजिट ही है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंसेस हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। अगर इनका मूवमेंट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हमें अगर मूवमेंट करना है इंसुलेटर के थ्रू, तो हमें एक्स्ट्रा एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, देन वो मूव होते हैं, अदरवाइज वो जहां है वहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को इंसुलेटर बोला जाता है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजी वे में ना हो, ऐसे सब्सटेंसेस को इंसुलेटर बोलते हैं। तो उसको भी लिख लेते हैं। आर सब्सटेंसेस बाय विच इलेक्ट्रिक चार्ज कांट फ्लो फ्रॉम one body to another body। Example: plastic, glass, wood, these are the examples related with the insulator। किसको डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इंसुलेटर। These are the examples of insulator। तो एग्जाम्पल जैसे कि ग्लास, वुड एंड प्लास्टिक, दीज आर द एग्जाम्पल एसोसिएटेड विद इंसुलेटर। तो कंडक्टर कौन से सब्सटेंस होते हैं, किस टाइप के मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट इजिली पॉसिबल होता है एक बॉडी से अनदर बॉडी में। और इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट इजिली पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कर सकते हैं, जब हम कोई एक्स्ट्रा एजेंट अप्लाई करते हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, देन इट इज पॉसिबल। अदरवाइज जो चार्ज जहां पर है उसी जगह पर रहते हैं इंसुलेटर के अंदर। इनमें मूवमेंट करने की कैटेगरीज नहीं होती, इनमें मूवमेंट करने की विशेषता नहीं होती, प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंसेज हैं वो इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम नया कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज द चार्जिंग। या चार्जिंग से पहले स्टूडेंट्स हम एक टर्म्स और डिस्कस करेंगे, दैट इज द अर्थिंग और ग्राउंडिंग। देन मैं चार्जिंग पे मूव होता हूं। अर्थिंग, और इसको ग्राउंडिंग भी बोला जाता है। कुछ लोग इसको ग्राउंडिंग भी बोल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, चार्ज डिफाइन करते समय मैंने आपको बताया था कि अगर प्लास्टिक की कोई बॉडी है, उसको सिल्क से हम रब करते हैं तो इस पर एक फोर्स जनरेट होता है।
एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हमने बोला था कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो किसी चीज को चिपका रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हमने बोला कि बॉडी चार्ज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन और जब हमने इसके प्लास्टिक के से रब करके जब हमने कागज के टुकड़े देखे यहाँ पे लगाए इस प्लास्टिक से, तो उसने जाके उसको चिपका लिया, तो इससे ये क्लियर हो गया कि इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसने कुछ पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर रखा है। लेकिन इसी इवेंट को अगर हम मेटल के साथ में करें, मेटल की रॉड लेके हम उसको रगड़ें, वूल के साथ में रगड़ते हैं, तो क्या होगा, तो क्या मेटल वाली रॉड पर कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा? मेटल की जो रॉड है अगर उसको हम वूल से रब करते हैं तो आप क्या फील कर रहे हैं कि जो मेटल वाली रॉड है उस पर कोई चार्ज प्रोड्यूस हुआ? क्या वो चार्ज कैरी करेगा? चार्ज तो प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, बट कैरी नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड इट कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, अभी एग्जांपल में मैंने देखा था, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो चार्ज बॉडी के थ्रू अर्थ को मूवमेंट पे चला जाएगा, अर्थ के साथ जमीन पे चला जाएगा। अर्थ के जो भी हम चार्ज प्रोड्यूस करेगा जो मेटल, वो बॉडी की हेल्प से अर्थ को मूव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है उस पर कोई चार्ज रहने वाला नहीं है। रब किया, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, लेकिन चूंकि बॉडी के कांटेक्ट में था तो बॉडी के कांटेक्ट में होने की वजह से बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में थी और वो चार्ज अर्थ को मूव हो गया। तो इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले अर्थ की विशेषता समझते हैं। तो ग्राउंडिंग हम या अर्थिंग के बारे में हम लिखें, जब भी कोई किसी भी बॉडी पर एक्सेस चार्ज होते हैं स्टूडेंट, जब किसी भी बॉडी पर एक्सेस चार्ज होते हैं तो वो चार्ज अर्थ को मूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको अर्थिंग बोला जाता है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग हमको ये डिफाइन करता है, अगर किसी बॉडी पर एक्सेस चार्ज हो गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो, उनको ग्राउंड में, उसको अर्थ में मूव करना ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहलाता है। किन सिचुएशन पे होता है ऐसा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन सिचुएशन होगी कि जब वो चार्ज, एक्सेस चार्ज बॉडी से अर्थ की ओर मूव होंगे, तो वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि अर्थ का नेचर क्या होता है, अर्थ क्या है। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई चार्ज, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने रब किया और मुझसे निकले हुए जो चार्ज थे वो बॉडी के थ्रू अर्थ को ट्रांसफर हो गए, तो अर्थ ने कैसे बिहेव किया? तो अर्थ के पास भी चार्ज होना चाहिए, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अधिकता होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, प्रोटॉन जा रहे हैं तो प्रोटॉन की अधिकता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अर्थ का नेचर होता है स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रल होता है। अर्थ में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही बैलेंस्ड वे में होते हैं। क्लियर? आप कितना भी इलेक्ट्रॉन्स उसको दें, अर्थ की बॉडी हमेशा न्यूट्रल ही रहेगी। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये जान लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ का बिहेवियर होता है चार्ज के रेफरेंस में, वो न्यूट्रल होता है। अर्थ में अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा, या उससे हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेचर का अपना रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब बात समझते हैं, तो अर्थिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? टू रिमूविंग द एक्सेस चार्ज, जब ज्यादा हुआ तब रिमूव किया। एक्सेस चार्ज कहां से? फ्रॉम अ बॉडी टू अर्थ। इस टाइप की फिनोमिना को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं। क्लियर? और ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जब किसी मेटल रॉड को हम वुड से रब करते हैं तो वो कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। रीजन बिहाइंड इट यही होता है कि चार्ज तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन बॉडी की हेल्प से वो अर्थ को मूव ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं अर्थ के नेचर को जानने की कोशिश करते हैं, अर्थ किस तरीके से काम करेगा। तो टू रिमूविंग द एक्सेस चार्ज फ्रॉम द बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग, और इसी को ग्राउंडिंग बोला जाता है। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए एक कोई बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जब ये अर्थ के कांटेक्ट में आएगी तो इस बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए, एक्सेस में अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड है
इसके अंदर माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अर्थ के कांटेक्ट में लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ को मूव करेंगे और यहां इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे जा रहा है। तो इस फिगर में देखें, फिगर नंबर ए हमको क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, क्लियर, तो इस बॉडी को न्यूट्रीफाइड करने के लिए अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसको जाके डैमेज कर देते हैं, इसको जाके न्यूट्रल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ से अगर कुछ हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो अर्थ के अंदर डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अर्थ है और ये चीज़ों को नेचर इसको मैनेज करके रखता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मान लीजिए बारिश हो रही है और बारिश में आपने मान लीजिए एक जग पानी बहा दिया, फैल दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो बाढ़ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, नेचर उसको एडजस्ट करके रखती है। हाँ, नेचर के अगेंस्ट अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थ का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो अगर उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर जा रहे हैं, तो अर्थ के बिहेवियर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थ न्यूट्रल की न्यूट्रल ही रह रही होती है। तो यहां पे देखें, ये जो बॉडी एक्सिस में यहां पर पॉजिटिवली चार्ज थी, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए और उन्होंने इसको डिफ्यूज कर दिया और ये हो गई न्यूट्रली चार्ज, क्लियर। सिमिलरली यहां पे सिचुएशन देखें, अगर इस बी फिगर को ध्यान से देखें, इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी, नेगेटिव चार्ज की अधिकता थी, तो यहां से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस बॉडी को मूव हो गए, तो यहां पर क्या होगा, ये बॉडी भी आपकी नेगेटिवली, जो चार्ज बॉडी थी, इलेक्ट्रॉन्स निकल के अर्थ को मूव हुए, तो ये भी आपकी क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है या उसकी कमी होती है तो उसको अर्थिंग करके उसको मैनेज किया जाता है। इसको रियल लाइफ में देखें, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी किसी लाइव वायर से कांटेक्ट में आ जाती है तो हमको शॉक से बचने के लिए इस प्रकार के प्रोसेस का यूज किया जाता है, इस प्रकार के कंसेप्ट का हम एम्प्लाई करते हैं ताकि बॉडी पे कोई शॉक ना लग सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए जो घरों में जो यूज होने वाली जो वायर है, जो लाइव वायर है, उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो अर्थिंग है, अर्थ करने के लिए जो वायरिंग यूज करते हैं, दैट इज, जैसे अर्थ का कलर ग्रीन होता है तो ये ग्रीन होगा, और जब वो न्यूट्रल वायर का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो ब्लैक होता है, क्लियर। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब ये बात क्लियर होगी कि अगर मान लीजिए घरों में अर्थिंग करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो इसका सिंपल सा यही रीजन है कि अगर कोई लाइव वायर किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो बॉडी को किसी भी ऐसी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है या आयरन है, उसके कांटेक्ट में आता है, और ह्यूमन बॉडी उसके अगर कांटेक्ट में आ जाती है तो क्या होगा कि उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार्ज होगा, वो बॉडी के थ्रू अर्थ को मूव हो जाए और आपको कोई बहुत ज़्यादा शॉक ना लगे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को अर्थिंग बोला जाता है, इस प्रकार के फिनोमिना को अर्थिंग बोला जाता है। शॉक से बचने के लिए जिस कंसेप्ट का हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अर्थिंग, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके मत देखना कि कहीं अगर लाइव वायर आ गया उसको टच करके देखें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन कंसेप्ट यही है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए, उसको शॉक से बचाने के लिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट यही होता है कि होता क्या है कि जब किसी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, चार्जेस आ जाता है, तो उस चार्ज को अर्थ को मूव कर देते हैं, ठीक है। और अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए इस अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो अर्थिंग समझने के बाद अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। चार्जिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होना चार्जिंग कहलाता है। और चार्जिंग भी होगी स्टूडेंट तो विद मास होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के क्या चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मास तो होता ही है, चार्ज भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस पे चार्ज तो 0 होता है, लेकिन जो मास है वो 100% होता है। क्लियर? वो कितना होता है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं।
इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? 9.019 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है। केजी में आप देखें 10⁻31, ये 31 डिजिट से डिवाइड होगा तो लगभग नेग्लेजिबल होगा, लेकिन मास है, कितना भी हो लेकिन है जरूर। सिमिलरली प्रोटॉन का मास अगर हम देखें तो 1.673 इंटू 10⁻27 kg। इसका सबसे कम है, इसका भी कम है लेकिन इतना नहीं। इलेक्ट्रॉन्स का सबसे कम है, उसके बाद प्रोटॉन्स का। और न्यूट्रॉन का देखें तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर? तो ये जो मास है, यानी कि जितने भी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन सभी पर क्या होता है स्टूडेंट? जितने भी चार्जेस हैं इन सभी पर कोई ना कोई मास जरूर एसोसिएटेड होता है। केवल न्यूट्रॉन के पास में एक ऐसी विशेषता होती है कि ये चार्ज लेस होता है, इसके पास चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जब डिफ्यूज हो जाते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इस बॉडी पर मास है लेकिन चार्ज नहीं है। इस पर चार्ज है, मास भी है, इस पर भी चार्ज है, मास भी है। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और सिमिलरली प्रोटॉन पर पॉजिटिव वे में होता है। और इन दो न्यूट्रॉन के पास में कोई भी चार्ज नहीं अवेलेबल होता है। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट हमारा चार्जिंग, जो ये बताता है ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विद मास। इसलिए मास को बताना जरूरी था कि यहां पर जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो वो मास के सहायता से भी हो रहा है, मास भी हो रहा है, चार्ज प्लस मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body with mass, ठीक है। तो चार्जिंग होगी। तो जब हम चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो, कोई नेगेटिवली चार्ज हो। तो इसके बारे में भी हम ये समझ लें कि कोई बॉडी कब पॉजिटिवली चार्ज होती है और कब नेगेटिवली चार्ज होती है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, इनिशियली ये न्यूट्रली चार्ज्ड है, कुछ नहीं है इसके पास में, और ये भी एक बॉडी है बी, ये भी इनिशियली अभी न्यूट्रली चार्ज है, इस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं। मान लीजिए इसके पास में कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन्स आया, इसके पास चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन्स आया, वो फिर इसके पास चला गया, बी बॉडी के पास में ट्रांसफर हो गया, चार्जिंग हो रहा है। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास, वो भी ट्रांसफर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की का एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास में ज्यादा हो जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई है। तो इस तरीके से किसी भी कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, वो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अब हम चार्जिंग के कुछ मेथड समझते हैं। फर्स्ट इज अ कंडक्टिंग। अभी तक हमने देखा था कि हमने बॉडी को चार्ज करके दिखाया था, रब करके। रब करने के अलावा भी और भी प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू बॉडी को चार्ज किया जाता है। पहला जो प्रोसेस है वो कंडक्टिंग। कैसे करेंगे देखिए। कंडक्टिंग, तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी होना जरूरी है, इंसुलेटिंग बॉडी मत ले लीजिएगा। एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, टू बॉडीज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे, इनिशियली ये जो दोनों बॉडी हैं ए एंड बी, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जैसे ही इनको हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं, मान लीजिए मैं इनको कांटेक्ट में लेकर आया,
ये बॉडी न्यूट्रली चार्ज थी और इस पर पॉजिटिव चार्ज था। इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, दिस वन। अब हमने क्या किया कि इन दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लेकर आया। तो कांटेक्ट में लाने से क्या हुआ, ए और बी बॉडी, कि इस पर जो एसोसिएटेड जो चार्ज था, चार्ज बी पर, सॉरी बॉडी बी पर जो चार्ज था वो इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, शेयर हो गया, कुछ इस तरीके से। फिर से देखें, ए एक बॉडी थी जो इनिशियली न्यूट्रली चार्ज थी, बी के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज था। हमने एक सिचुएशन बनाई, इन दोनों को ए और बी को आपस में कांटेक्ट किया, आपस में मिलाया, और मिलाते ही क्या हुआ कि ए और बी यानी कि बी के पास जो चार्ज थे पॉजिटिवली वो ए के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, कुछ इस तरीके से। इसके बाद ये तो फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकेंड है, एंड थर्ड सिचुएशन में क्या करेंगे, इन दोनों बॉडी को फिर से अलग करते हैं, ए एंड बी। तो ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि जो चार्ज ए के पास में था वो ए के पास में रह गया, पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज बी के पास में था वो बी के पास में रह गया, एक बार कांटेक्ट में लाने से। क्लियर? इसलिए इसको कांटेक्ट मेथड भी बोला जाता है, कांटेक्टिंग चार्ज भी बोला जाता है। क्लियर? ए एंड बी इनिशियली ये न्यूट्रीफाइड थी, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, बी के पास कुछ चार्ज था, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था। इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, कांटेक्ट में लाने से क्या हुआ कि बी के पास जो एसोसिएटेड चार्ज था वो ए के साथ में भी कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। फिर हमने दोनों बॉडी को अलग करके देखा तो पाया कि ए के पास में जो चार्ज था, जो कांटेक्ट में लाने के समय हुआ था, वही चार्ज अब ए के पास में है, वही चार्ज अब बी के पास में है। तो इस तरीके से बाई कंडक्टिंग किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। चार्ज किस बॉडी को कर रहे हैं? ए बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए न्यूट्रीफाइड थी, ए के पास कोई चार्ज नहीं था। दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, बी पर अवेलेबल चार्ज पूरे बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। दोनों को अलग अलग करके देखा तो यह पाया कि जो चार्जेस कांटेक्ट में लाते समय ए के पास में थे वही चार्ज कांटेक्ट हटाते समय इसके पास में अवेलेबल है। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्टिंग। लेकिन यहां पे जानने वाली बात और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहां पर दोनों बॉडी का कंडक्टर होना जरूरी है। एक और मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? इसके लिए भी कुछ सिचुएशन बनाते हैं। मान लीजिए पहली सिचुएशन, ये कोई टू बॉडीज है, एक बॉडी ये, दिस इज ए और दिस इज बी, ये बी बॉडी है, इनिशियली न्यूट्रीफाइड है। फिर क्या हुआ? सेकेंड सिचुएशन, ए बॉडी और बी को इनको आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लेकर आ गए। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट? दोनों ही न्यूट्रीफाइड है अभी, ए एंड बी, और ए को चार्ज करना है, ए पर हमें चार्ज देना है। और कैसा चार्ज देना है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज देना। मान लिया कि ए को हमें भी पॉजिटिवली चार्ज करना है। अभी फिलहाल दोनों ए और बी न्यूट्रलिफाइड है, अभी इनमें कोई चार्ज नहीं है। तो ए को चार्ज दिया, बी ए को चार्ज हमको देना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है हमको इसको, इस बॉडी को। और जैसे ही इसके साथ में एक और नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग चार्ज की कोई रॉड लेकर आते हैं, नेगेटिवली, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो स्टूडेंट ये क्या करेगा? एक सिचुएशन क्या क्रिएट करेगा थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं, कांटेक्ट में आए हुए हैं, तो ये नेगेटिवली क्या करेगा कि इन दोनों बॉडी में जो अवेलेबल
इन दोनों बॉडी में जो अवेलेबल नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट एंड रिपेल करेगा। कौन से अट्रैक्ट करेगा, कौन रिपेल करेगा, तो इसको थर्ड फिगर में समझिए। तो आप देखें अगर ये बॉडी कुछ इस तरीके से अवेलेबल है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ने क्या किया कि इस बॉडी और इस बॉडी दोनों बॉडी में जो अवेलेबल जो पॉजिटिव चार्ज थे उसको तो अट्रैक्ट कर लिया और जो नेगेटिव चार्ज थे उसको रिपेल करके उस साइड पे भेज दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि जो बॉडी ये न्यूट्रीफाइड थी अब इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फोर्थ सिचुएशन में मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं। ये रॉड ऐसे ही है, नेगेटिव चार्ज से एसोसिएटेड है। अब इस बॉडी को थोड़ा सा दूर किया, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे नहीं किया। तो यहां पे क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज थे वो तो इसके पास में रह गए, जो नेगेटिव चार्ज थे वो इसके साथ में रह गए ड्यू टू द रिपल्सन। अब मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए, थर्ड फिफ्थ में अब इस जो नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग चार्ज जो बॉडी थी उसको मैंने रिमूव किया और रिमूव करने के बाद में अब जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन हो रही है। यहां पे क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज तो इस साइड पे आ गए और नेगेटिवली चार्ज इस साइड पर आ गए। अभी इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट सिचुएशन में देखें, अगर इनका डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि जो चार्ज था इनमें वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। दिस इज द इंडक्शन। फिर से देखें कि मान लीजिए दो बॉडीज थी ए एंड बी, इनिशियली अभी दोनों न्यूट्रीफाइड है। इस पे क्या हुआ कि मुझे ए पर पॉजिटिवली चार्ज लेकर आना था, तो मैंने क्या किया, इन दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट लेकर आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की एक रॉड इसके पास में लेकर आया। तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगी वैसे ही ये रॉड क्या करेगा, इन दोनों में जो अवेलेबल जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, उनको तो ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज को, और जो नेगेटिवली चार्ज है उनको रिपेल करेगा, तो जो इस साइड पर सेट हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या किया कि मैंने इन दोनों को अलग अलग करके देखा, तो जो जिस बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज थे वो पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से एसोसिएट थे इस साइड पर, फेस इसका इस साइड पर है। सिंपली जो नेगेटिव चार्ज जिस साइड में थे उसी साइड पर है। फिर मैंने इस रॉड को हटा दिया। फिफ्थ सिचुएशन में आप देखें तो यहां पे क्या हुआ कि अब इन दोनों बॉडी में चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इन दोनों ने अपने फेस को ही चेंज कर लिया, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे थे लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में आ चुका है, और जो इस साइड जो राइट साइड में थे वो लेफ्ट साइड में आ गए। इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल है, और जब हमने इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज किया तो जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके थे। स्टूडेंट, दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। लेकिन यहां पे भी बॉडी का कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। क्लियर? किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी में इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने आपको चार्जिंग के मेथड समझाए। इसके अलावा एक चार्जिंग मेथड और भी है, दैट इज द रबिंग, जो हम प्रीवियस वीडियो में आपको हम डिस्कस करके बता चुके हैं कि रब करने से कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब हम रब कर रहे होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिकल जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे सरफेस पर जाके अटैच हो जाते हैं, और जब उनको अलग किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रबिंग। तो बाय 3 methods we can transfer the charge, we can charge a body by using the conducting, by using the induction and by using the rubbing. Thank you students, thank you very much.